नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ 2 मेहमान हैं, बाबा रामदास जी और व्यालोक पाठक जी। आइए अपने दोनों मेहमानों का पहले स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक जी, बहुत-बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा जय सिया राम, नमस्ते। रामदास जी, नमस्कार, राम-राम। बहुत-बहुत स्वागत जय आपका। हो, जय हो, जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी, दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी के बारे में उसके विपक्षी भी कहते हैं कि वो साल भर यानी 365 दिन चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है। लेकिन ये बात जितनी सच है उसी के साथ ये भी है कि वो एक अलग तरीके से चुनाव कैंडिडेट्स की बात जब आती है तो अलग-अलग तरीके के, अलग-अलग प्रोफाइल के प्रत्याशी भी उतार के चौंकाती है। और 2014 के बाद की जो भाजपा है, उसने बहुत सारे ऐसे चौंकाने वाले नाम अक्सर चुनाव में ले लिए हैं। आप हाल में जो 5 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसी में आप देख रहे होंगे कई केंद्रीय मंत्री, कई सांसद वो लड़ा दिए जाते हैं विधानसभा के चुनाव। उत्तर प्रदेश, जहां 80 सीटें आती हैं, 2024 के लिहाज से वो बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश हो जाता है और कहा भी ये जाता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस देश का, सरकार किसकी बनेगी, सत्ता किसकी कायम होगी, इसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। बाबा रामदास जी से सबसे पहले सवाल लेके चलते हैं। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि कुछ ऐसी बातें 2-3 दिन से चर्चा में आई हैं उत्तर प्रदेश में कि यहाँ मोहम्मद सामी जो क्रिकेटर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और बहुत हद तक ये लोग यहाँ तक बात कर रहे हैं कि अमरोहा से उनको जो है चुनाव लड़ाएगी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, इसके पीछे एक कहानी भी है। जैसे ही समी ने जो है बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, तो योगी आदित्यनाथ उन्होंने जो है मिनी स्टेडियम उनके गांव में बनवाने की घोषणा कर दी। तो ये एक चीज है। इसी के साथ एक खबर और आ रही है वैलोक भाई कि सुलखान सिंह साहब जो एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश रहे, बड़े कर्मठ और बड़े यशस्वी अधिकारी, उनका भारतीय जनता पार्टी में आना, इस तरह की बात चल रही है। बुंदेलखंड से उनको किसी सीट से चुनाव लड़ा जाएगा, ये भी बात चल रही है। तो इस बहाने उत्तर प्रदेश जो कि 80 सीटों के आसपास का मालिक है, वहां से लेके भारतीय जनता पार्टी अब कैंडिडेट के स्तर पर चुनाव ताड़ रही है, कैंडिडेट देख रही है, समझ रही है। तो बाबा जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अगर मैं आपसे कहूं, तो भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में मैंने उत्तर प्रदेश के बहाने ये चर्चा शुरू की है, क्या इस तरह के प्रत्याशी स्तर पर चौंकाने वाले नाम ला सकती है? कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं बिल्कुल ला सकती है और लाना चाहिए। और मुझे ये महसूस होता है कि आज तक इस देश में 75 साल में जो राजनीति हुई है, उसमें आम पब्लिक ने एक बात मान ली थी कि ये चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, राजनीति करना, ये सब या तो धन्ना सेठों का या गुंडे बदमाशों का, प्रोफेशनल किस्म के नेतागिरी, नेता टाइप है, इन लोगों का काम है। और हम लोग, जो लोग टेक्नोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, या जो शरीफ लोग हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, हम लोगों को इस फील्ड में आजमाने लायक कुछ है नहीं। हमारे लिए एक तो कोई स्कोप नहीं है, हमको कोई टिकट नहीं देगा, हम चुनाव लड़ ही नहीं सकते, हमको कोई वोट नहीं देगा। ये सारी हमारे समाज में ना, ये बातें समाज ने स्वीकार कर ली थी। पर जब से ये कुछ खास टेक्नोक्रेट्स अपने फील्ड में अत्यधिक सफल लोगों को, वो फील्ड्स जो कि राजनीति से टोटली अलग थी, इतर थी, उसके सफल लोगों को जब से भाजपा ने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाके टिकट देना शुरू किया, लड़वाना शुरू किया, और एस जयशंकर साहब जैसे लोगों को, या मिस्टर वैष्णव जो है, हरदीप पुरी, ऐसे लोगों को जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ले आए, और आज वो लोग अपने अपनी फील्ड में जबरदस्त काम कर रहे हैं। कर्नल जो हर्षवर्धन जी हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, जनरल वीके सिंह हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी राजनीतिक सोच बदलने का काम बीजेपी कर रही है, और ये बहुत ही अच्छा लक्षण है कि समाज में अच्छे लोग, ईमानदार लोग
ईमानदारी से काम करने वाले लोग, जो सचमुच राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, वो लोग अगर राजनीति में आते हैं, अच्छा, अघाए हुए लोग जो न तो नेम एंड फेम के मोहताज है, न रुपए पैसे के मोहताज हैं, न किसी फैन फॉलोइंग के मोहताज हैं, जो खुद अपने आप में स्टार्स और सुपरस्टार्स हैं, अगर वो लोग राजनीति में आते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और सड़क छाप कार्यकर्ताओं को, गुंडों को राजनीति में लाके क्या होता है, ये अरविंद केजरीवाल ने दिखा दिया है। दिल्ली में भी दिखा दिया, पंजाब में भी दिखा दिया। हाँ बिल्कुल। ये जो जी जी जो स्थापित लोग लाए थे राजनीति में, उनको सबको एक एक करके पार्टी से निकाल दिया। तो ये बहुत ही अच्छा लक्षण है जी। बिल्कुल। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। अब यही सवाल लेके जरा व्यालोक भाई के पास अगर चलते हैं। व्यालोक भाई, पहलवान जी ने जैसे कहा कि साहब अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट लोग, और उसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों के नाम भी गिनाए। तो आए राजनीति में तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम कोई खड़ाऊ शासन राबड़ी देवी जैसे लोग हैं, और तमाम इस तरह की परंपरा इस देश में रहा है ना, कि फलाने बादशाह हटे तो उनके लड़के आ गए, जेन्युइनली आ गए हैं। एक खानदान के चश्म चिराग आपके बहुत प्यारे हैं, बहुत अजीज हैं, वो अभी भी संघर्ष कर ही रहे हैं। मेरे ख्याल से 52-53 में 57 में बार लॉन्च हो रहे हैं। अच्छा, अगर इसका एक पक्ष ये है, तो दूसरा पक्ष ये है कि ये पोस्ट रिटायरमेंट सेशन भी खेलने जैसी बात हो गई ना साहब, कि एक तरफ तो आपने नौकरशाह के तौर पर या पुलिस सेवा के तौर पर या मिलिट्री में या किसी और अपनी अपनी फील्ड में, फिल्म में, खेल में, इन तमाम चीजों में रहे हैं, और आपने पूरा जो है वो एंजॉय किया। चलिए फिल्म और बाकी चीज में हटा भी देता हूँ, तो ये जो प्रोफेशनल्स है, नौकरी पेशा सीनियर लोग, तो ये एक पोस्ट रिटायरमेंट सेशन खेलने जैसी, एंजॉय करने वाली जैसी कोई बात तो नहीं आप देख रहे हैं इसमें। क्योंकि अगर कहीं इसका बुराई की जाती है तो ये भी की जाती है कि साहब देखिए 60 साल तक तो नौकरी की है, उसके बाद फिर हम नेतागिरी कर रहे हैं। कई उदाहरण है, कई चीफ सेक्रेटरी हैं जो पॉलिटिक्स में आए हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। देखिए दद्दा क्या है, आज मैं थोड़ा अच्छे मूड में हूँ क्योंकि मेरी ट्रेन बस 2-4 घंटे लेट थी। तो दद्दा क्या है कि भावुक हो जाते हैं, भावुक व्यक्ति हैं, ऊपर से अब बाबा भी हो गए हैं, तो जीव मात्र के प्रति करुणा से भरे हुए हैं, तो भावुक हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं हर एक चीज के। और इन्होंने जो बात कही वह बहुत आदर्श बात है, जिसको यूटोपियन हम कहें। और यह यूटोपिया हमें दिया था माननीय चाणक्य ने, जिनके नाम पर लगा के आज सोशल मीडिया के दौर में कोई भी घीसू माधव कुछ भी कहीं भी कुछ लिखना है तो उसको चाणक्य और मनु के खाते में डाल दीजिए, उस पर कोई कहीं से कुछ न प्रतिवाद आना है न कुछ आना है। बहरहाल वो एक बात हो गई। राजनीति का सीधा मतलब है कि एक राजा या प्रधानमंत्री होगा जिसके इर्द गिर्द ऐसे आला दिमाग वाले लोग होंगे, ऐसे बेहतरीन मस्तिष्क होंगे जो एक पूरे राष्ट्र को ले चल सके। तो जो खिलाड़ी है, खेल का जानकार है, उसको खेल मंत्री होने में क्या हर्ज है। जो वित्त का जानकार है उसको वित्त मंत्री होना चाहिए। भारतवर्ष में यह मजे की बात है कि जिसको जो होना चाहिए वह नहीं है, और जिसको जो नहीं होना चाहिए वह बिल्कुल वही। जैसे जिस मूर्ख को कतई कविता नहीं करनी चाहिए वह कविता कर रहा है, और इसी वजह से आज हिंदी कविता के ये दुर्दिन। जिसको पहलवानी नहीं करनी चाहिए वो पहलवानी कर रहा है। दद्दा आपके लिए नहीं है, आप बुरा मत मानिए। जिसको राजनीति नहीं करनी चाहिए वो राजनीति कर रहा है, जिसको राजनीति करनी चाहिए वो बेचारा किसानी कर रहा है, जिसको किसानी करनी चाहिए वो मेरी तरह बैठ के अलर बलर बोल रहा है, और जिसको लिखना चाहिए वो बैठ के आलू खोद रहा है या मटर बो रहा है। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। इसलिए चर्चा दद्दा ने जो बात कही है वह चाणक्य ने बहुत पहले कही है।
चाणक्य नीति के नाम पर हम अलबल सब पढ़ते हैं, लेकिन चाणक्य के अर्थशास्त्र को देखिए तो उसमें बाकायदा मंत्रियों का जो बंटवारा है, जो विभागों का बंटवारा है, वो इसी तरह है। और दूसरी बात जो आपने कही कि भाई ये दूसरी पारी खेलने की बात है, वो बात बहुत तार्किक और बहुत दम वाली बात नहीं है। वो बात केवल इतने तक है कि एक नौकरशाह जो होता है, आप नौकरशाह हो या जो भी हो, एक नौकरशाह किसी खास दिशा में सोचते सोचते वैसा सोचता है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग, भारत के साथ दिक्कत यह है कि हमने सब कुछ ब्रिटिश पैटर्न का उधार ले लिया है। तो मैं आज भी कायदे से नहीं कह सकता, हालांकि एस जयशंकर जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं से नहीं लगता कि वह उस ब्रिटिश मशीनरी के बने हुए यंत्र से निकले हुए मानव हैं, क्योंकि वह जिस तरह से भारत की छवि चमका रहे हैं या भारत की बात कर रहे हैं, वह कम से कम कोई ब्रिटिश नुमाइंदा तो ये नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जब तक भारत के हिसाब से, भारतीय सोच के हिसाब से यह सारी चीजें नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। आज अचानक ही आप देखिए, खेल का फील्ड लीजिए, खेल में ऐसा क्या हो गया है? क्या भारत की जमीन बदल गई है, या भारत के लोगों का डाइट बदल गया है, या क्या हो गया है? अभी हमने शायद एशियन गेम्स में 100 से ज्यादा पदक जीत लिए, यह कभी नहीं होता था। ओलंपिक में हम, चलिए अभी भी दहाई में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम लोग तो वर्षों तक सूखे में थे ना पदकों के। हुआ केवल यह है कि प्रतिभाओं को वह जगह मिलने लगी है। ठीक है कि इसी में दद्दा के प्यारे पहलवान आके नौटंकी भी कर गए, जंतर मंतर पर भी लेट गए, बहुत सारी चीजें उन्होंने कर दी, लेकिन खेल का एक स्तर सुधरा है। क्यों सुधरा है? क्योंकि उसमें कभी राज्यवर्धन सिंह राठौर मुब्तला हुए, कभी किरण रिजिजू हुए, कभी कोई हुआ, और जो यंग ब्लड था, जो यंग लोग थे, तो नौकरशाहों के साथ आप रिपीटिशन की बात कर सकते हैं। जो हमारे जजेज हैं, उनके साथ ये बात हो सकती है कि जज को आपने बना दिया, तुरंत बना दिया। हालांकि सभी सरकारें ऐसे करती रही हैं, लेकिन मैं सरकारों की बात नहीं करता, मैं राजनीति की बात नहीं करता। उनके साथ हो सकता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर के साथ ये नहीं हो सकता है, अभिनव बिंद्रा के साथ ये नहीं हो सकता है, और बाईचुंग भूटिया के साथ ये नहीं हो सकता है। तो बाईचुंग भूटिया अगर सिक्किम में राजनीति में आना चाहते हैं, तो उनका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि उनके पास कम से कम एक दृष्टि होगी। वो एक कप्तान के तौर पर, वह एक खिलाड़ी के तौर पर सफलतम रहे हैं, तो उनको खेल मंत्रालय में आपको उनकी राय लेनी चाहिए। आपको सैन्य मामलों में जनरल वीके सिंह की राय लेनी ही चाहिए। ये तो भारतवर्ष ही है कि यहाँ नेता होने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। आप देखिए ना कि तीसरी दुनिया और पहली दुनिया का फर्क क्या होता है। यही तो फर्क होता है कि वो वीआईपी कल्चर में नहीं जीते। वहां 3-3 राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन और ओबामा। ये तीनों जब एक मंच पर मिलते हैं तो देख लीजिए, हाँ उनकी सुरक्षा का तामझाम जो होता होगा। बाकी ओबामा वापस अपने पढ़ाने के पेशे में चले गए, बिल क्लिंटन भाषण दे दे के पैसा कमा रहे हैं, जॉर्ज बुश मछली मार रहे हैं। जब हजारों लाखों मोमिनों को उन्होंने मार दिया, इराक में हलाक कर दिया, अफगानिस्तान में हलाक कर दिया, तो आप जाके मछली मार रहे हैं। तो ये जो दद्दा की बात है, मैं पूर्णतः सहमत हूं कि आना चाहिए, इस तरह से लोगों को आना चाहिए, और ये बड़ी अच्छी बात है। और मोहम्मद शमी क्यों, मैं तो कहता हूं जडेजा को भी, जडेजा की पत्नी को भी इन्होंने बनाया है विधायक। जी जी, वो हारी या जीती मुझे नहीं पता, लेकिन शायद उनको भी बनाया था। नहीं बिल्कुल, वो विधायक हैं और वर्तमान में विधायक हैं, और अभी हाल में अपने भारतीय संस्कार को लेके काफी चर्चित भी रही, जब वो मैदान में अपने पति जडेजा का पैर छू रही थी। तो अच्छा बाबा जी, यहाँ प्रोफेशनल्स अपनी अपनी फील्ड के, चाहे वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे सेना से हों, चाहे पुलिस की सेवा से हों, इस तरह के हो, इंजीनियर्स हों, हाँ कारपोरेट से हों,
इन लोगों का आना, ये एक बात समझ में आ रही है, आपने भी उसको उसके फायदे गिनाए और ग्यालोक जी ने भी कहा। लेकिन उसी के साथ साथ राज्यसभा में हालांकि प्रोविजन है कि वहां पर खिलाड़ी, फिल्म, कला हैं और बाकी क्षेत्र जो हैं उनके रिप्रेजेंटेशन हो, हाउस में हो। लेकिन क्या फिल्म स्टार्स और खिलाड़ियों को, इन दोनों को जरा मैं अगर एक साथ रखूं कि इनका अगर राजनीति में बहुत ज्यादा इंडक्शन होगा तो ये एक अनबैलेंस नहीं पैदा करेगा? आखिर इनका सीधा सीधा अगर मैं पूछ लूं तो इनकी बहुत ज्यादा उपयोगिता क्या आपको समझ में आती है जितना कि इन ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहों और अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोगों की पॉलिटिक्स में अगर वो आ रहे हैं? तो मैं खिलाड़ियों और जो म्यूजिक मतलब ये कला क्षेत्र है, फिल्म, सिनेमा, फिल्म स्टारों को लेके आने का एक आपने चलन देखा ही है, बहुत पहले से शुरू है। तो क्या इन दोनों को जरा अलग-अलग एक फ़िल्टर लगाना उचित समझेंगे आप? देखिए, मैं एक बात बताऊं, ये फिल्म स्टार्स और खिलाड़ियों को जो लेके आ जाता है, ये तो इनकी स्टारडम को भुनाने का प्रयास होता है। पर मैं आप एक बात पे गौर कीजिए। 70 के दशक में कांग्रेस ने गुंडे, बदमाशों को राजनीति में लाना शुरू किया। सबसे पहले उनकी सेवाएं बूथ कैप्चरिंग में लेनी शुरू की, और फिर जब उन्होंने देखा कि यार ये अगर हम इस नेता के लिए बूथ कैप्चर कर सकते हैं और अपने बाहुबल से इसको चुनाव जितवा सकते हैं तो हम भी जीत सकते हैं। तो उन्होंने कहा है आज के बाद तुम्हारे लिए क्यों बूथ कैप्चर करेंगे, हम खुद लड़ेंगे। तो गुंडों, बदमाशों, माफियाओं ने जो है, डकैतों ने जो है खुद चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। समस्या ये नहीं थी कि उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया सर, समस्या ये थी कि पब्लिक ने पूरे जोर शोर से उनको जिताना शुरू कर दिया। और 80 के दशक में, 90 के दशक में तो एक बार ये स्थिति आ गई थी कि एक भी शरीफ आदमी चुनाव नहीं जीता और एक भी गुंडा, एक भी माफिया, एक भी डकैत चुनाव नहीं हारा। अच्छा, फिर गुंडों ने राइट फ्रॉम द टॉप, राज्यसभा, लोकसभा, एमएलए, इसके बाद आपका वो गांव प्रधानी से लेके बीडीसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, सारी कोऑपरेटिव, और जहां जहां भी लोकतंत्र है वहां पे गुंडों ने अपने धन बल और बाहुबल और गुंडई के बल पे कब्जा जमाना शुरू किया। तो सर, अगर आप अच्छे लोगों को नहीं लाएंगे और नहीं जिताएंगे, और पब्लिक अगर अच्छे लोगों को नहीं जिताएगी, तब तो गुंडे आएंगे। आज चुनाव जीतने का जो रेसिपी है वो सबसे ज्यादा मुफीद, सबसे ज्यादा सुटेबल गुंडों के लिए है। अच्छा, गुंडों की अपनी एक स्टारडम भी होती है अपने इलाके में। गुंडों की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा माफिया, अरे हमार गोड़ छुअत रहना हो, अरे हमरे दुआरे आए, अरे उनकर मेहरारू आइल हमरे घरे में घुस गई भैया हो, अरे इतना बड़ा गुंडा हमरे दुआरे आल बाय। तो अगर आप अच्छे लोगों को नहीं लाएंगे तो ये गुंडे कब्जा करेंगे, माफिया कब्जा करेगा। इसलिए बेहतर है कि अच्छे लोगों को लाइए। मेरा इतना सा पॉइंट। बिल्कुल ठीक है। 2014 से लगातार अच्छे दिनों की बात चल रही है, तो फिर अच्छे दिन जब आ रहे हैं तो अच्छे लोग भी हैं, ये बात समझ में आती है। ग्यालोक जी, अगर यही सब होता रहेगा तो फिर ये जो नीचे से कक्षा 1 में और गधैया गोल में एडमिशन करा के जो ये शुरू से नेतागिरी करते हैं, प्रधानी लड़ते हैं, प्रधानी के बाद जो है बीडी मतलब झंडा, बैनर, पोस्टर होते हैं, एक कहा जाता है, ये एक टेक आएगा इस तरह की चीजों में जब आप हम इसकी वकालत करेंगे कि नहीं साहब आने चाहिए इस तरह के क्रीम लोग जो है पोस्टर अपने प्रोफेशनल लाइफ के बाद यहाँ आए, तो भैया ये झंडा, बैनर, पोस्टर लगाने वाले बूथ लेवल कार्यकर्ता, एक पन्ना प्रमुख हूँ और ये जो जिला स्तरीय कार्यकर्ता हैं, तो ये कोई अगला नरेंद्र मोदी कैसे निकलेगा? मतलब ये ऊपर ऊपर से ही निकल जाएगा क्या कि भाई एक आईएएस साहब आए, रिटायर हुए और उसके बाद बड़ा अच्छा काम था उनका तो वो आ गए और फिर मंत्री बन गए, मंत्री के बाद किसी दिन कोई इनमें से प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो अगला नरेंद्र मोदी कैसे आएंगे? नहीं, ये कोई खतरा, इसका कोई निदान है, कोई फिल्टर?
इसका पूरा फिल्टर है और वो फिल्टर प्रकृति में ही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग पॉलिटिक्स पर इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि पॉलिटिक्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और गंभीर चर्चा कर रहे हैं। और यह बहुत हजारों लाखों वाले व्यूज वाला वीडियो नहीं है, ये मैं बनते हुए ये महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें हम लोग किसी को गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, कोई छिछली बातें नहीं कर रहे हैं और एक गंभीर बात कर रहे हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि प्रकृति साहब शून्य नहीं रहने देती है। तो जो बात बाबा जी ने कही उसी को मैं वहीं से बढ़ाता हूँ और आपकी बात से, कि अव्वल तो वो शून्य नहीं रहने देगी। तो आप अगर अच्छे लोग नहीं लाएंगे तो वहां गुंडे आएंगे, लोफर आएंगे, मवाली आएंगे। दूसरी बात आपने जो बताई कि ये क्या मतलब जो दरी बिछाने वाले, पैम्फलेट लगाने वाले, बांटने वाले, ये सब जो कार्यकर्ता है ये कहाँ जाएंगे? तो आज जब धनबल और बाहुबल इतना प्रभावी हो गया है तो वो कहाँ जा रहे हैं? आपने देखा है कभी किसी को, किसी दरी बिछाने वाले को आपने वार्ड काउंसलर का चुनाव जीतते हुए देखा है क्या? मैंने नहीं देखा है पिछले 20 साल से या 30 साल से। किसी एकदम पन्ना प्रमुख को या वार्ड प्रमुख को आपने देखा है विधायक बनते हुए? मैंने नहीं देखा है। जी बताएं। जी, जब आपने इस तरह से कई क्वेश्चनर डाक दिए तो मैं आपको बता दूं कि मैंने देखा है। और संत कबीर नगर की एक विधानसभा है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, मैं मिला हूं उनसे और वो लिटरली बूथ लेवल कार्यकर्ता ही थे। जी बाबा जी कुछ। मैं इसका ना बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दिया है बहन मायावती जी ने। आपको याद होगा जब बसपा 90 के दशक में बड़ी तरक्की कर रही थी तो मायावती जी ने अपनी सीटों को 4 तरीके से विभाजित किया था। एक तो उनकी वो सीटें थी जो श्योर शॉट जिनको जीतना है उनको वो देती थी अपने समर्पित काडर को, बहुजन समाज के समर्पित काडर को वो सीट वो टिकट दिया करती थी। उसके बाद आती थी जो हम जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, तो उसमें वो दल बदलुओं को इसको उसको दिया करती थी। और जो बिल्कुल हारने वाली सीटें होती थी वो धन्ना सेठों को दिया करती थी और बड़े मोटे दामों में बेचा करती थी। और कुछ ऐसे आपको पता है कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने व्यापारिक जीवन में जब खूब पैसा कमा लेते हैं तो उनको छाता है कि अब हम चुनाव लड़ूंगा, अब हम और राजनीति करूंगा। तो वो पहला चुनाव जो है सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए लड़ते हैं। और ऐसे सैकड़ों व्यापारी मुंबई से और इधर से उधर से कलकत्ता से ब्लैक या व्हाइट में कमा के आए और आके बहन जी से और समाजवादी पार्टी से भी बहुत सी टिकट लिया सब। अब हम बोलेगा जीत गए खुद हमारे वो पासी 7 सीट वाले। तो सर सबको देखिए, ये लोकतंत्र जो है ना हमारी पार्टियां सबको बराबर मौका देती हैं। बाबा मेरा टाइम छीन रहे हैं जी। हाँ, नहीं बिल्कुल सही है। देखिए ऐसा है कि चूंकि आप दोनों ने बीच में ही क्रॉस कर दिया, तो मेरा ये नहीं कहना था कि ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा कि लोकतंत्र में जो बाबा अभी कहने जा रहे थे उनकी बात मैं पूरी कर देता हूं कि लोकतंत्र में व्यवस्था के लिए और प्रकृति, तो प्रकृति नरेंद्र मोदी को अगर लाती है, लेकिन शीर्ष पर प्रकृति किसको ले जाती है? नरेंद्र मोदी को, जो 40 वर्षों तक घरों में घूमता है, आव्रजक की जिंदगी बिताता है, वो जो बिहार से लेके झारखंड से छत्तीसगढ़ से लेके जंगलों गलियों चौबारों की खाक छानता है। आज जो लोग उसका सूट और बूट और चश्मा देख रहे हैं, उन्होंने वो दिन नहीं देखा है जब वह किसी प्रचारक की गाड़ी पर पीछे लटक के एलएमएल वेस्पा या उससे भी खराब कोई स्कूटर 3rd हैंड 4th हैंड पर बैठ के और संघी स्टाइल में। संघी स्टाइल क्या होता है दर्शकों के लिए मैं बता दूं, संघ का जो प्रचारक होता है, प्रचारक, अब तो दरअसल दिक्कत यह है कि अब तो सब प्रचारक हैं। संघ का प्रचारक भाई जो वैवाहिक जीवन से भी दूर रहता है, उसको विवाह करने की भी आज्ञा नहीं होती है, वह केवल राष्ट्र हित के काम में समर्पित कर चुका होता है जीवन।
वह जब जाता है किसी नगर या टोली में, जब उसको दायित्व दिया जाता है, तो वह कहता है कि आज अवनीश जी व्यालोक का आपके यहाँ प्रवास रहेगा। इसका मतलब है कि अब अवनीश जी आप जानिए कि मुझे क्या खिलाएंगे और कहाँ सुलाएंगे, आपके मत थे। और अवनीश जी जो खाएंगे वो खिलाएंगे भी व्यालोक को, और अपने यहाँ एक कोने में सुलाने की भी व्यवस्था करेंगे। तो नरेंद्र मोदी सीढ़ी के नीचे भी सोए हैं, और जिस ऑफिस में सोए हैं उसमें झाड़ू पोछा भी किया है। तो प्रकृति उनको भी चुनती है। लेकिन जो अभी की हमारी राजनीति है, जो अभी का हमारा लोकतंत्र है, आपने कहा पन्ना प्रमुख होंगे, होंगे बहुत सारे हैं, बहुतेरे होंगे, मतलब जनरलाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बहुमत है वह किनका है? वह धन बलियों का है, वह बाहुबलियों का है, वह उन लोगों का है जो पैराशूट जंप करते हैं। सनी देओल 2 बार सांसद बने, उनके लिए पोस्टर्स लग गए, उनके पिता के लिए भी पोस्टर्स लगे थे, उनकी माताजी भी हैं मथुरा से, उनके लिए भी पोस्टर्स लग गए। तो आप जब इस तरह के लोगों को लाते हैं तो वो खतरा रहता है। लेकिन जब आप अश्विनी वैष्णव को लाते हैं, जब आप एस जयशंकर को लाते हैं, तो ये खतरा केवल रहता है कि ये व्यक्ति अपनी जो प्रतिबद्धता है इसकी वैचारिक, उससे आगे हटेगा या नहीं, जकड़न से। वरना क्या वजह है कि जो नौकरशाह समाजवादी पार्टी के समय भी सरकार में ठीक ठाक जगह पर रहते हैं, वही नौकरशाह भाजपा की सरकार में भी रहते हैं, कुछ नौकरशाह एकाध, इसलिए कि उनके काम से लोगों को लगता है कि ऐसा है। तो जो बात, मैं फिर से बात को वहीं ले जा रहा हूं कि जहां तक मुख्य कार्यकर्ताओं की बात है, और राजनीति एक ऐसी चीज है ना सर, जो ये नेपोटिज्म की तरह है, आपको वहां पैर रखने की जगह दे दी जा सकती है। अगर आपने खुद को साबित नहीं किया तो आप कहां चले जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। रामविलास बिल्कुल ठीक बात। पासवान के नाम रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड मार्जिन से जीत का दर्ज है ना गिनीज बुक में। हाँ उनके बेटे को बिल्कुल। देख लीजिए, कहाँ है चिराग पासवान। और जनता अगर समझेगी कि चिराग उसी स्तर के हैं तो इस बार उनको झूम झाम के ले आएगी। तो वही बात है। बिल्कुल ठीक बात, ठीक बात है, ठीक बात है। आपने जब ये नेता पुत्र की बात की ना चिराग के बहाने, तो इसमें भी मतलब दो अलग अलग एक्सट्रीम अपोजिट मामले भी दिखाई देते हैं। एक तरफ जनता तेजस्वी एक जैसे एक एक नेता एक पुत्र को एक इसलिए लाके सर पे बैठा लेती है जी। एक बात बस, चूंकि सॉरी, चूंकि हम्म। मैं विषधर के बारे में न कहूं, आप देखिए विषधर पिछले 25 साल से वो लॉन्च हो रहा है। मतलब जब वो सचमुच युवा था तब से उसको लॉन्च किया जा रहा है। 83वां बार इस बार लॉन्च हो रहा है, और देखिएगा 3 दिसंबर को पता चल जाएगा कितना लॉन्च हुआ है। जी ठीक बात है। सॉरी। तो जनता जनता हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। और अपने प्रिय पात्र का आप ले आए, और मैं इंतजार ही कर रहा था कि आपके श्रीमुख से अपने प्रिय पात्र का नाम आया क्यों नहीं। अच्छा, बीच में जब आप ये कह रहे थे ना कि बहुत सारे जो हैं वो इस तरह से एंट्रीज हो जाती हैं और ब्यूरोक्रेट के रूप में एंट्री हो जाती हैं, और तमाम बाबा जी ने भी एक बात कही कि कुछ लोग तो मायावती जी जैसे वो धना सेठों को बेचती थी, कुछ लोग तो चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ते हैं बाबा जी। और मैंने उत्तर प्रदेश में बाकायदे लेटर हेड दिखा है, और लेटर हेड पर लिखा होता है फलाने सिंह भूतपूर्व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी। प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र फलाने। तो इस बात के लिए भी चुनाव लड़ जाते हैं लोग, है ना। तो चुनाव लड़ने के तो बहुत सारे बहाने हैं। अच्छा, अब बाबा जी अगर मैं अंतिम तरफ आऊं, तो उत्तर प्रदेश 80 सीटें रखती है 2024 में। अब जब इस तरह से बातें चलने लगी हैं कि फलाने को टिकट दिया जा रहा है, ढिकाने को टिकट दिया जा रहा है, ढिकाने आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भाजपा अब अपने नेक्स्ट लेवल वाले उसमें उतर आई है, जब वो नाम फाइनल कर रही है और नाम देख रही है, तलाश रही है, चेहरे खोज रही है। अब इस शुरुआती नए फ्लेवर को देखते हुए क्या ऐसा लगता है कि पैन इंडिया, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अपने एग्जिस्टिंग सांसदों के अच्छे खासे नंबर्स में टिकट बदल सकती है, सीट बदल सकती है, टिकट काट सकती है। क्योंकि इस तरह की नया उत्तर प्रदेश से अगर इस तरह का प्रयोग सबसे पहले राउंड में अगर निकल के आया है, तो ये बताता है कि ये बड़ी संख्या में सोच रहे हैं क्या इस तरह की चीजें। तो क्या प्रत्याशी बदले जाएंगे,
जो करते हैं ये फेस बदल देते हैं, पूरा पूरा कैबिनेट बदल दिया, इस तरह की चीज कर देते हैं। ये गुजरात में बदला। तो क्या इस तरह की कुछ और चौंकाने वाली चीज दिखाई दे सकती है? यानी इस समय के सांसद जी लोगों को, जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ऐसे झुंझुना बजा के जीत जाते थे, यूपी के सांसद लोग आराम से, कुछ ऐसे, मैं सभी को नहीं कह रहा, वो बैठे हुए कह रहे हैं योगी जी मोदी जी यही हैं, जीत जाएंगे। उनको थोड़ा सा चिंता करनी चाहिए। तो आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मेरी एक और शंका है। मैं अगले वीडियो के लिए आपके लिए सवाल उछाल के फिर अपनी बात को विराम दे दूंगा। मोहम्मद शमी को क्या वाकई बीजेपी टिकट दे देगी? तो बीजेपी के बारे में तो कहा जाता है कि वो मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। क्या बीजेपी का एक ये वैचारिक शिफ्ट हो रहा है, कुछ पैराडाइम शिफ्ट है, कुछ स्ट्रेटजी में चेंज है क्या? अगर ऐसा होता है तो, और मोहम्मद शमी जैसे लोगों को टिकट देकर और अपने साथ मिला के बीजेपी एक नई पोस्चरिंग कर रही है, एक नया मैसेज दे रही है, और मुसलमानों को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप भी हमारे भाई हैं और हमारे में सम्मिलित है। मोहम्मद शमी को एक टिकट देकर मुझे लगता है कि बीजेपी एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश कर सकती है। एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट भी होगा, क्योंकि बीजेपी टिकट न देने के लिए जानी जाती है। और दूसरी बात है साहब, जहां तक सांसदों की टिकट काटने की, देखिए ये जो, जी सुनाई दे रही है मेरी आवाज ना? हाँ, तो सांसदों का टिकट एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने का जो सबसे कारगर तरीका है वो है ये यंग ब्लड। तो नए लोगों को बिल्कुल टिकट काटना चाहिए, और जो लोग जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको साइडलाइन करना बहुत अच्छी बात है, और पब्लिक भी ये चाहती है। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, मैं तो इसका बहुत समर्थन करता हूं। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और बिल्कुल आपने ये बात कही कि जो नॉन परफॉर्मर हैं उनको किसी नेता मोदी और योगी के नाम पर ऐसे नहीं जीत का सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए, और उनको जीतना भी नहीं चाहिए। ठीक है, एक बार आप आ गए, अब अगर आप नॉन परफॉर्मर हैं तो आप जाइए। लोग जी, चलते चलते अगर मैं आपसे एक बार इस चीज को समराइज करूं, तो यूपी हमने इसलिए उठाया कि 80 सीटें हैं, तो एक सैंपल साइज बड़ा हो जाता है, पूरे देश का अंदाजा लग जाता है। आप बिहार से अभी अभी लौटे हैं, आज ही लौटे हैं, लंबा प्रवास रहा है बिहार का। ये बताइए, बिहार में, मैं बीजेपी से नहीं जोड़ रहा हूँ उसको, चलिए हटा दीजिए, बीजेपी से नहीं जोड़ता हूँ, लेकिन बिहार में बड़े समय हो गए किसी प्रोफेशनल का, किसी इस तरह के व्यक्ति का राजनीति में उतरना। हालांकि आपके यहाँ एक जनी घूम रहे हैं, प्रशांत, हाँ, किशोर, तो वो क्या हैं? वो एडवाइजर हैं कि शामियाने वाले हैं, कि वो क्या है, मतलब अब वो ही जानते होंगे। लेकिन बिहार में ऐसा कोई प्रयोग काफी दिन से नहीं हुआ। अगर हुआ हो तो कोई नहीं जानकारी। नहीं, बिहार में हुआ है, और हम्म, बहुत जबरदस्त प्रयोग पिछले इलेक्शन में ही हुआ था। वहां पुष्पम प्रिया चौधरी नाम की एक लड़की या महिला, जो भी कहिए, देखिए बाबा हंसने लगे। यही सब इनकी दिक्कत है, मतलब नहीं, नाम आया हंसी नहीं तो कि हमको भी हंसने आ गई, लगे। हाँ, हंसी तो हमको भी आ आप गई लोग बार। उसको बिहार भूल गया था, आपने याद दिला दिया। आप लोग को खैर, तो पिछली बार ये प्रयोग हुआ था। यह बात दीगर है कि वह नीतीश की करीबी हैं, उनके चाचा जेडीयू के विधायक सांसद हैं, ये सब उनके जो पार्टनर हैं, या पार्टनर नहीं है तो वुड बी हैं पार्टनर, तो वो एक वरिष्ठ नौकरशाह हैं, बहुत नामी नौकरशाह हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें थी। बिहार की जनता जो है ना, वह प्रयोगों में यकीन नहीं रखती है, इसलिए वो केजरीवाल की तर्ज पर जो ये प्रयोग हुआ था प्लूरल्स पार्टी का, तो बिहारी जनता ने हर एक उम्मीदवार की जमानत जब्त करवाई, इंक्लूडिंग पुष्पम प्रिया चौधरी। और इस बार जो ये जन सुराज वाले लौट घूम रहे हैं दाढ़ी बढ़ा के, प्रशांत किशोर, इनके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। बस ये कहना है कि इनका हश्र पुष्पम से थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए तो हो जाए, वरना हश्र वही होने वाला है। और तीसरी बात यह कि बिहारी जनता
खांटी पॉलिटिकल आदमी या औरत इसी में यकीन करती है। वह लालू के कहने पर भगवतिया देवी को तो भेज देगी विधानसभा में। वो भगवतिया देवी जो लालू को चलते चलते अचानक दिखती है कि पत्थर तोड़ रही हैं, तो उठा लेते हैं लालू, और लालू कहते हैं कि चलो मैं चुनाव लड़े के बाद। और आज उनका बेटा भी विधायक है। तो इस सब में मैं नहीं जा रहा हूं कि उससे क्या परिवर्तन वगैरह, ये सब मैं नहीं जानता। मैं केवल ये कह रहा हूं कि बिहार की जनता जो स्थापित नॉर्म्स हैं उसको झटका नहीं देती है, तो वो जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, भाजपा इन्हीं सब में रहेगी, और तेजस्वी हो या जो भी हो उसी में के इर्द गिर्द रहेगी, बाकी वो नहीं जाएगी। ठीक ठीक। बहुत संस्कृति वाला अपना देश है, तो राजनीति में भी अलग अलग टेस्ट है। पड़ोस में बिहार में अब हो ही रहा है, विधानसभा स्तर पर हो ही रहा है। वहीं लोकसभा स्तर पर देख लीजिए तो फिर दूसरा रिजल्ट आ जाता है। बम्पर वोट मिले हैं नरेंद्र मोदी को और केंद्र की मतलब भाजपा को। तो खैर ये तेवर अलग अलग है। लेकिन चलते चलते अगर एक लाइन में बाबा जी आपसे एक सवाल पूछूं, यूपी की 80 में से 80 सीटों पर बीजेपी की तैयारी किस तरह की आप देख रहे हैं? क्योंकि इस बार कैंडिडेट लेवल पर अगर सबसे पहले कहीं से बात शुरू हुई है तो यूपी से शुरू हुई है। तो क्या बीजेपी कुछ ज्यादा ही स्पीड में दिख रही है, नए तेवर में दिख रही है यूपी में? नहीं, बिल्कुल। मुझे अब तक मैं 75 प्लस कहता था, पर आज और पिछले 3-4 दिनों में जो डेवलपमेंट हुई है, और स्पेशली जो निराशाजनक प्रदर्शन, जो निराशाजनक राजनीतिक लीडरशिप का प्रदर्शन अखिलेश भैया ने किया है, उससे मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि इस बार बीजेपी 80 की 80 सीट जीतेगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे पूरा अंदेशा है कि इस बार अखिलेश जी जो है और उनकी समाजवादी पार्टी 12-14% वोट शेयर पे आके टिकने जा रही है। नहीं तो ये तो बड़ा गलत फिगर आ जाएगी। 12-13% का मतलब सीटों की संख्या उनकी 0 भी हो सकती है, पर तो 12-13% पे कौन सीटें निकाल पाएगा? बड़ा बयान है। हाँ, ये बड़ी चीज हो जाएगी। तो दर्शकों, हमने उत्तर प्रदेश में जो 2-3 दिन से यहाँ, और ये गंभीर बात है, ऐसा नहीं है कि हमने मोहम्मद शमी का नाम लिया तो वो कहीं अगंभीर, कहीं किसी चंडू खाने में नाम उछल गया और उठा के हम ले आए डिस्कशन का, उसको विषय बनाया। सुलखान सिंह साहब का नाम भी बेहद गंभीरता से और गंभीर स्थानों, गंभीर मतलब लोगों के जरिए बाहर आया है। तो इस तरह से साफ ये दिखाई दे रहा है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब प्रत्याशियों के चयन के स्तर पर अपना काम कर रही है। और शुरू में ही जो मैंने कहा था कि भाजपा, एक आध बार तो मैं मजाक में कहता था कि किसी दिन कोई ये ना चौंके, किसी भूतपूर्व राष्ट्रपति को भी विधायक का चुनाव लड़ा देगी भारतीय जनता पार्टी। मैं तो देख रहा हूँ कि रामनाथ कोविंद साहब, पता चले कि कोई जो है विधानसभा लड़ते हुए दिख जाए कभी। तो ये नई भाजपा है, 2014 से बिल्कुल नए तेवर में है। और इस बार सबसे बड़े प्रदेश, आबादी वाले 25 करोड़ आबादी वाले प्रदेश से अगर भाजपा का ये नया कैंडिडेट सिलेक्शन का ये स्टाइल अगर दिखा है, इसके बारे में पहले बातचीत आई है, तो इसका विस्तार में पैन इंडिया भी देख रहा हूँ, यानी पूरे भारत में भी देख रहा हूँ। बाबा जी, आलोक भाई, आपने हमें समय दिया और उत्तर प्रदेश विशेष के बहाने हमने देश के 2024 वाले चुनाव में भाजपा किस तरीके से लोगों को ला रही है, तो अभी और चेहरे गिने जाएं, और बहुत सारे ऐसी अटकलें हैं जिस पर की बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है, तो मैं उसके नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कई सारे ऐसे नाम हैं और हो सकता है एक वीडियो हम लोग फिर करें। तब तक जो है मुझे ऐसा लगता है कि 1-1.5 दर्जन नाम ऐसे आ जाएंगे अगले 2-4-5 दिनों में। तो दर्शकों, इसी के साथ आप सबसे आज्ञा चाहेंगे आज के लिए। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार।